हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। जो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल या एक्सचेंज कंट्रोल जिसको कहा जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव से पहले आपको बताऊं कि एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर करके डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है, ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज बनाया जा सके। तो अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक्सचेंज कंट्रोल के, इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर जो जिसका ये टॉपिक है, इसके सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर बीच बिचाले समझेंगे या बीच बिचाले आएंगे टॉपिक पढ़ने तो शायद कम समझ आए। टू स्टेबलाइज, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ही क्यों कर रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? मकसद ही यही है कि स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। समझ गए बात? अ गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस एक्सचेंज कंट्रोल फॉर कीपिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबल। सरकार इंटरफेयर इसलिए करती है डिमांड सप्लाई में ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाया जा सके। द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। अगर एक्सचेंज रेट में डिसइक्विलिब्रियम आया, कभी सप्लाई ज्यादा होगी कभी डिमांड ज्यादा होगी, तो होगा क्या? एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता रहेगा जिससे इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम रहेगा। In order to create confidence and stability in the economic life of the country, the government officially fixes the exchange rate at a predetermined level. अगर सरकार को कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी बनानी है इकोनॉमी के अंदर, लोगों के बीच में और फॉरेनर्स के बीच में एक स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस बनाना है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होगी। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही तो सरकार इंटरवीन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करके एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिवेंटिंग फ्लाइट ऑफ कैपिटल। अगर फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल नहीं होगा तो यहाँ का एक कंट्री का पैसा दूसरे कंट्री में चला जाएगा। अनस्टेबल कंट्री में कम पैसा आता है और जो होता भी है वो भी निकल के स्टेबल कंट्री में चला जाता है। तो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने लिखा है व्हेन द कंट्री सफर्स फ्रॉम एक्सेप्शनली हैवी आउटफ्लो ऑफ कैपिटल कॉज्ड बाय लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ नेशनल्स ऑफ अ कंट्री और फॉरेनर्स in the economy of a country, certain exchange controls over remittances from the country are necessary. अब जब किसी भी कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनको उस कंट्री में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो वो क्या करेंगे? जितना भी अपना पैसा है वो गोल मोल करके बाहर की सिटीजनशिप लेके भाग जाएंगे। इंडिया में आजकल ऐसे ही हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे ही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंडिया में हो रहा है, कई कंट्रीज में हो रहा है ऐसा। तो क्या करते हैं? अपना सारा बिजनेस बेच के सारा पैसा बाहर ले जाते हैं पीआर लेके। और अगर जो फॉरेन नेशनल्स हैं, अगर उनको पता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में जो है अनस्टेबिलिटी रहेगी और उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो निकाल के ले जाते हैं बाहर, जिसकी वजह से क्या होगा? बाहर पैसा का आउटफ्लो बढ़ जाएगा। तो सरकार क्या करेगी? एक्सचेंज कंट्रोल के लिए सरकार रिस्ट्रिक्ट कर सकती है रेमिटेंसेस पे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पैसा बाहर नहीं ले जा सकते। इन दिस वे एक्सचेंज कंट्रोल नॉट ओनली प्रिवेंट्स द फ्लाइट ऑफ कैपिटल बट ऑल्सो कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज। तो इस हिसाब से जब सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा देती है तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल मतलब जो पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है वो तो रुकेगा ही रुकेगा। उससे क्या होगा? हमारी फॉरेन करेंसी भी बच जाती है, ताकि ये ना हो कि सारे लोग पैसे अपने बाहर ले गए तो यहाँ जो पेट्रोल शेट्रोल खरीदना है उसके पैसे भी नहीं रहेंगे बाहर। समझ गए ना बात? तो इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सरकार को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए भी एक्सचेंज कंट्रोल करना पड़ता है। किस तरीके से? एक्सचेंज कंट्रोल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग होम इंडस्ट्री या डोमेस्टिक इंडस्ट्री या इंडिजिनस इंडस्ट्री। किस तरीके से? इफ सर्टेन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अब्रॉड and the government desires to protect them from foreign competition, then it will not sanction foreign exchange for the import of those commodities. Simple words में, अगर सरकार अपने देश की कुछ कंपनियों को बचाना चाहती है बाहर के कंपटीशन से, तो सरकार क्या करेगी? जो भी उन चीज़ों के इंपोर्टर होंगे उनको फॉरेन एक्सचेंज सैंक्शन ही नहीं करेगी, फिर वो बाहर से खरीदेंगे कैसे वो सामान? समझ गए ना बात? सरकार के कंट्रोल में फॉरेन एक्सचेंज, वो उनको सैंक्शन ही नहीं करेगी, वो बाहर से कैसे खरीद के ले आएंगे? या वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगी इस नाम पे कि हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना है। तो जिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना है उनको बचाने के लिए जो उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है वैसी बाहर से सिमिलर प्रोडक्ट्स लाने में बैन लगा देगी या फॉरेन एक्सचेंज इशू ही नहीं करेगी, ताकि इंपोर्टर्स वो बाहर से मंगा ही ना पाए। थर्ड पॉइंट आ जाता है टू चेक द नॉन एसेंशियल इंपोर्ट। सरकार चेक करेगी कि बाहर से कोई फालतू सामान तो नहीं आ रहा नॉन एसेंशियल। एक्सचेंज कंट्रोल ऑल्सो एम्स एट चेकिंग द इंपोर्ट ऑफ non-essential commodities. The Exchange Control Authority restricts
import of non-essential luxuries and harmful commodities through foreign exchange controls। तो सरकार फुल कंट्रोल लगा देती है, जो नॉन एसेंशियल या लग्जरी आइटम्स है उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज इशू नहीं करती। या फिर क्या करती है, लाइसेंसेज आर इशूड फॉर इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज सो दैट फॉरेन एक्सचेंज इज यूटिलाइज फ्रूटफुली। ये कह देती है जिसके पास भी लाइसेंस होगा वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। तो सरकार क्या करेगी, एक्सपोर्ट के लिए तो करेगी मगर इंपोर्ट ऑफ इसेंशियल गुड्स जो काफ़ी ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए, उनके लिए सिर्फ इंपोर्ट लाइसेंसेस देगी, बाकियों के लिए लाइसेंस देगी नहीं। तो वो इंपोर्ट कैसे होंगे, समझ गए ना बात। इससे भी फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकती है। टू हेल्प प्लानिंग प्रोसेस, planning involves a very careful use of foreign exchange resources of the country so that only those goods are imported which are essential for the implementation of plan। Planning काफ़ी केयरफुली बनाई जाती है और केयरफुली देखती है कि भाई वो चीज़ें बाहर से मंगवाई जाएं, वो चीज़ें ही बाहर से मंगवाई जाएं जो प्लानिंग प्रोसेस में इसेंशियल है और वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को कंट्रीब्यूट करेंगी। द एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी एनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ इसेंशियल रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, टेक्निकल नो हाउ मतलब जो बाहर से मशीनें आ रही है, टेक्निकल नॉलेज, बाय एलोकेटिंग स्केयर्स फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। सिंपल वर्ड्स में प्लान के हिसाब से अगर चलेंगे तो उस हिसाब से जो प्लानिंग प्रोसेस में इसेंशियल चीज़ें हैं वो बाहर से इंपोर्ट करा सकते हैं, और अगर हम फालतू चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं तो फिर उससे हमारी करेंसी की वैल्यू और ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो सरकार अंडर एक्सचेंज कंट्रोल जो प्लानिंग के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, इसेंशियल हैं, सिर्फ वही मंगवाने के लिए परमिट वगैरह देती है, बाकी कोई परमिट या वो नहीं देती परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। सरकार ने अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो खराब हुई पड़ी है उसको सही करना है तो भी तो एक्सचेंज कंट्रोल करेगी ना। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इज टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब है उसको सही करना, ये भी एक्सचेंज कंट्रोल का मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव है। दिस ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स। तो सरकार क्या करती है, इंपोर्ट्स की वॉल्यूम पे कंट्रोल लगा देती है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी बाहर से नहीं आएगी। समझिए बात, जब आप बाहर से जाते हो शॉपिंग करके लेके आते हो ना, सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इससे ज़्यादा वैल्यू और इस पर्टिकुलर ज़्यादा सब वॉल्यूम से ज़्यादा आप सामान नहीं ला सकते। नेक्स्ट, टू अर्न रेवेन्यू, अ गवर्नमेंट में ऑल्सो यूज एक्सचेंज कंट्रोल एज अ सोर्स ऑफ इनकम। सरकार जितना ज़्यादा टैरिफ या ड्यूटीज़ लगाएगी कंट्रोल करने के लिए, उतना ही सरकार आमदनी कमा सकती है। इन द मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स, इफ द सेलिंग रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज are fixed higher than the buying rate, the difference between the two rates goes as a income to the state। सिंपल वर्ड्स में सरकार खुद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी कर सकती है, सेल करेगी हायर रेट पे और बाय कर लेगी लो रेट पे। तो अगर सरकार ऐसे बाइंग सेलिंग में कमीशन कमाती है तो सरकार को रेवेन्यू ही अर्न होता है। मोर ओवर अगर बाहर से सामान आ रहा है, कोई इंपोर्ट हो रहा है, तो खुद सोचो इंपोर्ट पे भी सरकार ने टैरिफ लगाया हुआ है, उससे भी सरकार को रेवेन्यू बनेगा और रिस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा एक टाइप का, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो सिर्फ एलीट लोग ही खरीद पाएंगे, सारे लोग तो उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है रीपेइंग फॉरेन डेट। अगर कर्जा चुकाना है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इज टू अर्न एंड कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ रीपेइंग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेट। जो भी हमने बाहर से कर्जे लिए हुए हैं उनको वापस तो डॉलर्स में ही करना ना, तो अपने जो भी डॉलर के रिजर्व्स हैं उसको बचाने के लिए सरकार एक्सचेंज कंट्रोल कर लेती है इस हिसाब से कि इंपोर्ट्स जो हैं वो डिस्करेज हों और एक्सपोर्ट्स को इनकरेज कर दे और डॉलर को बचा के रखे ताकि वो रीपेमेंट ऑफ लोन एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कर सके। लास्ट पॉइंट है रेटालिएशंस। एक्सचेंज कंट्रोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रेटालिएटरी डिवाइस। अगर हम किसी और कंट्री से डील कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस कंट्री ने अपने करेंसी के सिस्टम में एक्सचेंज कंट्रोल लागू कर दिया तो हम सेम टू सेम उससे रेटेलिएशन करने के लिए, उससे पंगे लेने के लिए हम भी कर देंगे। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द अदर कंट्री अंडर सच सर्कमस्टांसेस। द अदर कंट्री ऑल्सो अडॉप्ट एक्सचेंज कंट्रोल एज अ रेटेलिएटरी मेजर। अब क्या होता है, अगर एक कंट्री ने एक्सचेंज कंट्रोल के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लिए तो वो क्या करेगी, बाहर से बेसिकली इंपोर्ट्स को ही डिस्करेज कर रही है। ठीक है ना, तो दूसरे कंट्री को लॉस होने लग जाएगा जब उसका माल नहीं बिकेगा, वो भी फिर एक्सचेंज कंट्रोल कर लेगा। तो रेटेलिएशन के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।